अ, बात करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। इसे हम इंडिफरेंस करो एनालाइज की बात के तौर पर भी देखते हैं। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसे हम इंडिफरेंस करो एनालाइज के तौर पर भी देखते हैं। अब क्या है, इससे पहले हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में जानते हैं। जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, उसकी जो अजप्शन है उनको अनरियलिस्टिक माना गया है। मीन्स टू, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की जो एजप्शंस हैं वो वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करती उस तरीके से। अब इसमें देखो क्या बताया गया था कि कंज्यूमर है वो रैशनल है। मीन्स टू, कंज्यूमर हर चीज को तर्क हिसाब से पूरे सोच समझ कर डिसीजन लेता है। एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं देखने को मिलता, इतना सोच समझ कर वो रैशनल नहीं होता है। यूटिलिटी का जो मेजरमेंट है उसकी बात कार्डिनल में लिखी गई है। जो यूटिलिटी है उसकी मेजरमेंट की पॉसिबिलिटी बताई गई है, लेकिन वास्तविकता में हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। और इसने कहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, मीन्स टू, जो रिच है उसके लिए मनी की वैल्यू और जो पुअर है उसके लिए मनी की वैल्यू इक्वल है, वास्तविकता में इक्वल नहीं होती है। इन व्यू ऑफ द शॉर्ट कमिंग ऑफ द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर बिहेवियर है उनकी जितनी भी ट्रेडिशनल थ्योरी है उनकी कमियों, जो भी कमियां निकलती उनके व्यू के बाद एक अल्टरनेटिव थ्योरी बनकर आती है, जिसे ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी या इंडिफरेंस करो थ्योरी के तौर पर हम देखते हैं। और ये कब डेवलप हुई थी? 1800 1881 में। 1881 में ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे। तो 1881 में ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे। एडजवर्थ ने उसकी पहली बुक में मैथमेटिक्स फिजिक्स के तौर पर हम इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच को हम दे सकते हैं। बाद में ये डेवलप की गई थी 1906 में। इटालियन इकोनॉमिक्स थे प्रेटो, उसके द्वारा। 1913 में ये ब्रिटिश इकोनॉमिक्स डब्ल्यू ई जॉनसन द्वारा डेवलप की गई। 1915 में ये रशियन इकोनॉमिक्स थे स्लस्की, उसके द्वारा डेवलप की गई। और बाद में जो क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है 1934 में हिग्स और एलन को, जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर इन्होंने इस थ्योरी को देखा। और 1939 में हिग्स के द्वारा इसको डिस्कस किया गया। उसकी बुक थी वैल्यू एंड कैपिटल। इस बुक के अंदर तो इंडिफरेंस करो क्या है? सो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज यील्डिंग इक्वल सेटिस्फैक्शंस टू द कंज्यूमर। मीन्स टू, क्या होता है कि दो कमोडिटीज हैं। अब दो कमोडिटीज हैं ए एंड बी। अब आप ए और बी दो कमोडिटीज को ले रहे हो और इस तरीके से आपने इसको कंज्यूम करना है कि ये इक्वल सेटिस्फैक्शन दे, इससे हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले। मीन्स टू, ए और बी के कंज्यूम करने से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है। ए कंज्यूमर बिकम इनडिफरेंट अबाउट देयर चॉइस। लेकिन देखो क्या हो सकता है कि जो कंज्यूमर है ना, मतलब हम समझ लेते हैं सी एंड डी कंज्यूमर है, ए एंड बी दो गुड्स हैं। तो सी है वो हो सकता है कि ए को ज़्यादा पसंद करता हो, और डी है वो हो सकता है कि बी को ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करता हो। तो हर एक कंज्यूमर की अपनी अपनी चॉइस है। तो इसे कहते हैं अलग अलग चॉइस, इनडिफरेंट चॉइस। इसलिए इसको इनडिफरेंस थ्योरी के तौर पर हम देख भी सकते हैं। तो अभी इसी हिसाब से जो अलग अलग जो चॉइस है उससे एक शेड्यूल बनाया जाता है, जिसे हम इंडिफरेंस शेड्यूल के तौर पर देख सकते हैं। अब देखो कॉम्बिनेशन है, एक क्या है कॉम्बिनेशन है कि एक एप्पल और 12 ऑरेंज, सेटिस्फैक्शन इक्वल। बी है 2 एप्पल और 8 ऑरेंज, तो इसके लिए भी इक्वल सेटिस्फैक्शन। सी क्या है? सी कॉम्बिनेशन क्या है कि 3 एप्पल और 5 ऑरेंज, तो इस तरीके से यूटिलाइजेशन होगा। डी क्या है? 4 एप्पल और 3 एप्पल ऑरेंज। ई क्या है? 5 एप्पल और 2। तो ये दे सकते हैं। अब इन सब को हम क्या करेंगे, करो के द्वारा दिखाएंगे, जिसे इंडिफरेंस करो कहेंगे। अब ये इंडिफरेंस करो, देखो ओ एक्सिस पे हमने क्या लिया? एप्पल्स को लिया। ओ वाई पे हमने ऑरेंज को लिया और हर एक कॉम्बिनेशन को यहाँ पर दिखा दिया।
ये हर एक ए बी सी डी ये जितने भी पॉइंट बने हैं इस इंडिफरेंस करो के ऊपर, इन हर एक का क्या है, एक इक्वल सेटिस्फेक्शन है। इनको कंज्यूम करने से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, बराबर की यूटिलाइजेशन मिलता है। तो इंडिफरेंस मैप क्या है? इंडिफरेंस मैप इज दैट ग्राफ, ये एक ऐसा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस करो, जो इंडिफरेंस करो उनके ग्रुप्स को, प्रत्येक को जो एक्सप्रेस करता है गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो क्या है, यहाँ पर एप्पल है, यहाँ पर ऑरेंज है। अब यहाँ पर देखो पहला इंडिफरेंस करो, दूसरा इंडिफरेंस करो, तीसरा इंडिफरेंस करो। तो इस तरीके से हम करो अलग अलग एक ही ग्राफ के अंदर बहुत से इंडिफरेंस करो को दिखाते हैं। और देखो यहाँ पर जो हाइयर है और जो लोअर है वो सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं हमें। अगर देखो अगर ए 2 पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 3 पे और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता जाएगा। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, मैप कहते हैं, डिफरेंस मैप कहते हैं। अलग अलग जब बहुत से डिफरेंस करो एक ही करो के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन तो आप समझते हो क्या होता है, कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक की जगह दूसरे को रिप्लेस या उसकी जगह उसको कंज्यूम करना, दूसरी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे कि टी एंड कॉफी है। तो इसी प्रकार से मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा, व्हेन जब एक कंज्यूमर क्या करे, गेट करे 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स गुड का हिज सेटिस्फेक्शन। अगर एक एक्स गुड की ज्यादा यूनिट कंज्यूम करने से उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है, तो कंज्यूमर वांट चाहता है कि उसका जो लेवल है सेटिस्फेक्शन का वो सेम रहे, और ही विल गिव अप द सेम यूनिट ऑफ वाई गुड्स। और एक्स गुड की को कंज्यूम करने के लिए एक एक्स्ट्रा यूनिट जब वो कंज्यूम करता है एक्स गुड की, तो वो वाई गुड की एक एक्स्ट्रा यूनिट को क्या कर देता है, गिव अप कर देता है। अब उसकी जगह उसने एक्स गुड को प्रेफरेंस दी है तो सब्स्टिट्यूशन होगा। और एक ज्यादा यूनिट कंज्यूम करने के लिए दी मीन्स टू, वहां पर एक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जैसी स्थिति बनती हुई देखने को मिली हमें। तो यहाँ पर दे सकते हैं कि जो एप्पल से जो यूटिलिटी गेन हुई है और जो ऑरेंज से जितनी यूटिलिटी लॉस्ट हुई है वो क्या होगी, वो बराबर होगी। अब ये सभी क्या है, कॉम्बिनेशन जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है टेबल में। तो MRS इज द रेट, एक ऐसा रेट एट विच जिसके ऊपर कंज्यूमर कैन सब्स्टिट्यूट कर सकता है 1 गुड को फॉर अनदर, दूसरे के लिए विदाउट चेंजिंग, बिना कुछ चेंज किए हुए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है उसमें कुछ चेंज किए बिना। और इसको हम इंडिफरेंस करो के स्लोप के द्वारा दे सकते हैं। और ये जो MRS का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, डायमेंसिंग, मतलब वो नीचे जाता हुआ हमें दिखाई देता है। एज ए स्टॉक ऑफ ए गुड इंक्रीज, जैसे जैसे गुड स्टॉक की इंक्रीज की जाती है विद द कंज्यूमर ही सब्स्टिट्यूट, वो सब्स्टिट्यूट करता जाता है इसका फॉर द अदर गुड के लिए, वो भी किस रेट से, डायमेंसिंग रेट से, टू मेंटेन करने के लिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। इन सच केसेस में जो स्लोप आइसोकोरो का है वो कन्वेक्स बनता है ओरिजिन की तरफ, मतलब ये जो है ना ओरिजिन है और इसकी तरफ कन्वेक्स शेप है, ये इस तरीके का। भाई ऐसे होता तो ये कनकेव शेप हो जाता है। अब ये इस तरीके से है कटोरी जैसा, तो इसे के हम कहते हैं कन्वेक्स शेप और ओरिजिन की तरफ। अब बात करते हैं कि जो MRS है वो डोमिनेंस मतलब की तरफ क्यों जाता है। जैसे एज ए मैटर ऑफ द फैक्ट लॉ ऑफ डायमेंसिंग MRS कन्फर्म टू द लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिन यूटिलिटी। जैसे कि हम पीछे बात करके आए हैं कि जैसे जैसे एक गुड्स की कंज्यूम ज़्यादा करते जाते हैं तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो नीचे चला जाता है। तो जो यूटिलिटी में बात करके आए वही इसमें कंसेप्ट, उसी लॉ का कंसेप्ट इसमें लग रहा है। तो दिस लॉ अप्लाइज, ये लॉ अप्लाइज होता है बिकॉज जो पर्टिकुलर वांट कैन बी सेटिस्फाइड और गुड्स कैन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, गुड्स के एक इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है और गुड का एक अल्टरनेटिव यूज है। और सेम एज डिफेंसिंग लो मार्जिन यूटिलिटी लो का देख सकते हैं। तो यहाँ पर दे सकते हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, एक्स वो गुड है इक्वल टू, हम दिस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड की बाय द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड्स की। ये हम स्लोप का फॉर्मूला दे सकते हैं इस तरीके से।
अब बात करते हैं इंडिफरेंस करो कि जो है उसके अजप्शंस के बारे में। तो अजप्शन क्या है? रैशनल कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को रैशनल बताया गया है कि कंज्यूमर है, इसमें भी वही अप्रोच ली गई है कि कंज्यूमर अपने तर्क के हिसाब से डिसीजन लेता, अपनी सोच के हिसाब से डिसीजन लेता है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब क्या है? इसमें यूटिलिटी को कर्म अंत बांटा गया है, मतलब कि है कि वो ए को ज्यादा प्रेफरेंस देगा बी की तुलना में, बी को सी को ज्यादा प्रेफरेंस देगा बी की तुलना में, डी को ज्यादा प्रेफरेंस देगा सी की तुलना में। तो इस तरीके से क्या है, ये अपनी रैंक दे सकता है। डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो बात हम पढ़ के आए हैं कि जो एमआरएस है वो डायमेंसिंग होता हुआ हमें दिखाई देता है। नॉन स्टाइटी नॉट रिच द लेवल ऑफ स्टाइटी, मतलब वो अपनी तृप्ति तक नहीं पहुंच सकता। कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर क्वांटिटी, कंज्यूमर हमेशा क्या करेगा? ज्यादा क्वांटिटी लेना चाहेगा गुड की टू लेस क्वांटिटी की मात्रा में। अगर उसको अपनी तृप्ति चाहिए तो वो क्या करेगा? ज्यादा क्वांटिटी को लेना चाहेगा उसके लिए। अब बात है कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, मतलब अगर वो ए को बी से ज्यादा प्रेफरेंस देता है तो ऑटोमेटिकली वो बी को ए, मतलब ए से कम दोनों ये बराबर नहीं होगा, कम प्रेफरेंस देगा। तो इस प्रकार से चलता रहता है। ट्रांसिटिविटी मतलब अगर ए बी से ज्यादा पसंद करता है तो बी को ज्यादा प्रेफरेंस ज्यादा दिएगा सी से, तो डेफिनेटली ए हो जाएगा ज्यादा सी से। तो ये ऐसी ट्रांसिटिविटी देखने को मिलती है। तो इंडिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड सी विल आल्सो बी ए एंड सी, तो इस प्रकार की ट्रांसिटिविटी इसमें देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं इंडिफरेंस करो की प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले आईसी स्लोप डाउनवर्ड होता है और ये लेफ्ट टू राइट होता है। देखो यार, लेफ्ट है और ये राइट की तरफ गया है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ गया है और ये डाउनवर्ड होके गया है। और यहाँ पर हर एक पॉइंट के ऊपर सेम सेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है। अब ये जो होता है वो इस तरीके से डाउनवर्ड होता है, ये बिल्कुल सीधा नहीं हो सकता, ना ही वर्टिकल हो सकता है और ना ही ये स्ट्रेट लाइन में देखने को मिल सकता है। ये किसी भी शेप में, ये शेप इसके नहीं बनेंगे, ये शेप इसका बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ। ये कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स होता है, प्रॉपर्टीज ये है। अब ये कन्वेक्स होता है, ये अगर एमआरएस हम जानते हैं डायमेंशन नीचे की तरफ जाता है तो देखो इसमें क्या था कि सेम सेटिस्फेक्शन रहता ना, इसलिए क्या होता है कि देखो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो अलग अलग हो जाएगा। इस पे लेके जाएंगे तो ये तो इनडेफिनेट तक चला जाएगा। अब ये लेके जाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट रह जाएगा, और ये इस तरीके से ले जाएंगे तो ये बराबर इक्वल, ये तो अलग तरीके से हो जाएगा। सेम सेटिस्फेक्शन विद डाउनवर्ड स्लोपिंग करो दैट फिगर ये बनता है। अगर जब हमारा इंक्रीजिंग करता है तो कनकेव बनता है, लेकिन इसमें एमआरएस तो डिक्रीज कर रहा है इसलिए ये शेप बनेगा। एमआरएस कांस्टेंट होता तो ये इस तरीके का शेप बनता, लेकिन एमआरएस तो हमारा डायमेंसिंग है, नीचे जाता हुआ है, तो ये कन्वेक्स बनेगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं। हायर इंडिफरेंस करो इंडिकेट हायर सेटिस्फेक्शन मीन्स टू, ऐसे कि ए 1 2 3 ये हैं ए बी सी, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन सी पे है, उससे कम बी पे, उससे कम ए पे। तो मीन्स टू ये दे सकते हैं जितना ज्यादा हायर सेटिस्फेक्शन होगा जितना ऊपर हायर ज्यादा होगा। तो टू इंडिफरेंस करो नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। देखो अगर एक पॉइंट पे टच कर दिया तो क्या होगा? देखो ए और सी क्या बराबर होगा? ए और सी ये इस क्रॉप पे है, ए और सी तो बराबर हो गया। फिर यहाँ पर दे सकते हैं और ए और बी भी बराबर हो गया। बट यहाँ पर हम दे सकते हैं कि ये ऊपर हाई सेटिस्फेक्शन लेवल पे है, तो मीन्स टू यहाँ पर बी और सी तो बराबर नहीं होगा, बट ए और बी तो बराबर हो गया। तो इस तरीके से बी एंड सी बराबर नहीं होगा, तो ये नोट सेम है, नो सेटिस्फेक्शन सेम नहीं होगा हायर इंडिफरेंस करो पे, तो इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इंडिफरेंस करो ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को, इंडिफरेंस करो है ना बिल्कुल ऐसे बनेगा। ए इसमें है, ये ना तो इसको टच करेगा ना ही इस एक्सिस को टच करेगा, दोनों से फ्री रहेगा। तो ये ठीक है। अगर मनी की बात की जाती है तो ये इस तरीके का शेप बन सकता है, बट ज्यादातर ये शेप इस तरीके का ही बनता है। तो आईसी नीड्स नॉट टू बी पैरेलल, मतलब टू ईच अदर में और मे नॉट बी पैरेलल, मतलब क्या हो सकता है कि शुरुआत में हम देख सकते हैं कि हमें पैरेलल होते हुए दिखाई दे रहा है,
बट बाद में देख सकते हैं इसका पैरेलल शेप कहीं से मिलता हुआ नहीं देखने को मिलता हमें। तो हम कह सकते हैं कि शुरू में और में नोट मतलब तो पैरेलल होता भी है और फिर बाद में पैरेलल नहीं भी होता, तो ऐसी स्थिति भी इसमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं डिफरेंस करो में बजट लाइन की या प्राइस लाइन की। प्राइस लाइन और बजट लाइन कहते हैं। तो देखो क्या है, द प्राइस लाइन या बजट लाइन शो दिखाती है सच कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के विच एक कंज्यूमर, जो एक कंज्यूमर कैन एक्चुअली बाय कर सकता है गिवन हिज इनकम, उसके इनकम और प्राइस ऑफ गुड्स के प्राइस को देखते हुए। फर्गसन हेबन ने थ्योरी दी थी। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या होती है, m इक्वल टू में प्राइस ऑफ x इंटू में x प्लस में प्राइस ऑफ y इंटू में y। तो ये इस तरीके से बात है कि प्राइस या बजट लाइन का मतलब ये हुआ आपके पास कितना बजट है, आप जितनी गुड्स को खरीद सकते हो वो लेवल है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर कंज्यूमर की इनकम 4 रुपये है और एप्पल का प्राइस 1 रुपये है पर एप्पल, और ऑरेंज का प्राइस कितना है 0.5 पर ऑरेंज है। तो यहाँ पर इनकम हमसे दी हुई है, प्राइस गुड्स दिया हुआ है, तो अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे जो कंज्यूमर गेट कर सकता है टू गुड्स से। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजप्शन पॉसिबिलिटीज है, अगर इनकम 4 है और एप्पल अगर कोई एप्पल नहीं खरीदता तो ऑरेंज के ऊपर उसने पूरे 8 ऑरेंज वो ले सकता है। अगर 4 रुपये हैं, अगर एक और एप्पल ले लेता है तो 6 ऑरेंज ले सकता है। ठीक है, अगर 4 ये कांस्टेंट है मनी तो उसके पास, अगर एप्पल 2 लेता है तो ऑरेंज 4 ले सकता है, अगर एप्पल 3 लेता है तो ऑरेंज 2 ले सकता है, अगर एप्पल 4 लेता है मतलब एप्पल के ऊपर सब लगा दिया उसने तो ऑरेंज के लिए कुछ रुपया नहीं बचा। तो यहाँ पर ओ एक्सिस पे एप्पल है और ओ वाई एक्सिस पे ऑरेंज है, ओ वाई एक्सिस पे ऑरेंज है, और ये सभी इसके ऊपर अप्रोच है कि ये सभी कि कितने कॉम्बिनेशन है जो उस इनकम के हिसाब से इन्होंने एप्पल और ऑरेंज को खरीदा है। तो लिप्से ने दी थी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन वो बराबर होती है नेगेटिव सिंबल के साथ और प्राइस ऑफ एप्पल्स बाय द प्राइस ऑफ ऑरेंज। तो इस तरीके से हम काट सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है, प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटीज आर फिक्स्ड रहती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, नेगेटिव स्लोप होता है, और सेम प्राइस कमोडिटीज और डिफरेंट, तो 2 लाइन्स भी देख सकते हैं यहाँ पर हम। तो बजट लाइन की शिफ्टिंग की बात करते हैं, तो बजट लाइन किस तरीके से शिफ्ट करती है। अगर देखो, अगर आपकी इनकम में चेंज हो जाए तो सिंपल सी बात है, अगर विद इंक्रीज इन इनकम तो बजट लाइन विल शिफ्ट का राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, एंड अगर आपकी डिक्रीज हो जाए इनकम में, इनकम कम हो जाए तो ये शिफ्ट करेगा लेफ्ट की तरफ। तो इसका जो स्लोप है वो अनचेंज रहता है। मीन्स टू, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो ए बी से सी डी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी इनकम कम हो गई तो ए बी से आप किसकी तरफ शिफ्ट हो जाओगे, ई एफ की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। तो लिप्सन ने कहा था कि बजट लाइन स्लोप पैरेलल रिमेनिंग सेम रहती है। ठीक है, अब दे सकते हैं ए अप्रोप्रिएट चेंज इन ओवर प्राइस, अगर प्राइसेस में चेंज हो ड्यू टू द प्रोपोर्शनल चेंज हो जाए प्राइस में, द पोजीशन ऑफ द बजट लाइन विल बी चेंज होगी बट द स्लोप ऑफ द बजट लाइन विल नॉट चेंज। मतलब क्या होगा कि अगर प्राइस गिर जाए, मतलब दोनों का प्राइस गिर जाए तो प्राइस कम हो गया, मीन्स टू अब वो ए बी पे तक कमोडिटीज को खरीद सकता था, लेकिन अब उसका अगर प्राइस कम हो गया तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई, तो वो सी डी तक अब उसकी कमोडिटीज को खरीद सकता है। अगर वो प्राइस राइज हो जाए तो मीन्स टू एक प्रकार का इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर प्राइस अब वो कम करने लगता है। तो दिस चेंज अप्रोप्रिएट टू राइज प्राइस, दो के लिए कारण ये शिफ्ट देखने को मिलता है। अगर वन कमोडिटीज के प्राइस में चेंज देखने को मिले तो क्या होगा, अगर जो बजट लाइन विल आल्सो भी चेंज हो जाएगी, अगर इनकम और प्राइस अनचेंज बट द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी चेंज, मतलब मीन्स टू एक कमोडिटी की प्राइस सेम रहती है, दूसरी कमोडिटी के प्राइस में चेंज देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो देख सकते हैं ओ वाई पे हमारे पास एप्पल दिया हुआ है, ओ वाई पे हमारे पास ऑरेंज दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक्स कमोडिटीज का प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, तो कैसे शिफ्ट होगा, पहले बजट लाइन थी ए बी। ठीक है, अगर प्राइस अगर प्राइस क्या हो, गिर जाए,
है, एप्पल का प्राइस कम हो गया तो हम एप्पल ज्यादा खरीदने लगेंगे, हम सी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर एप्पल का प्राइस बढ़ जाए तो एप्पल हम खरीद कम करने लगेंगे तो लेफ्ट वर्ड की तरफ हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके का शिफ्ट देखने को मिलता है जब एक कॉमोडिटी में चेंज देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर ऑरेंज के प्राइस में शिफ्ट देखने को मिलता है तो क्या होता है, हम ए और बी के ऊपर थे, अगर एप्पल का प्राइस सॉरी ऑरेंज का प्राइस गिर जाता है तो हम क्या होते हैं, राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं। एप्पल का प्राइस अगर गिर जाता है तो हम राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं। अगर राइज होता है ऑरेंज का प्राइस तो हम लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो इस तरीके का शिफ्ट इसमें भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। इंडिफरेंस करो एनालाइज। अब देखो, हमने एक तो बजट लाइन का कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, बजट लाइन का, या जिसे हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, एक इंडिफरेंस करो का एनालाइज कराते हैं। जब बजट लाइन इंडिफरेंस करो के बजट लाइन के ऊपर इंडिफरेंस करो टेंजेंट होता हुआ जाता है ना, तो वहां से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्थिति देखने को मिलती है। मीन्स टू, जब आपके पास जितनी इनकम है उस स्तर को नापते हुए आप अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल को अटैच करते हो और तो वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। तो ये डेफिनेशन क्या है, कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम कब होता है, जब आप अपनी जो सेटिस्फैक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर लो और जो आपके पास इनकम है और जो मार्केट प्राइस है उसको रखते हुए ध्यान में। तो दो बेसिक कंडीशन है, एक तो या प्राइस लाइन पर जो इंडिफरेंस करो है वो टेंजेंट होता हुआ जाएगा, या हम कह सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल टू मार्जिनल और प्राइस ऑफ एक्स बाय द प्राइस ऑफ वाई। आईसी शुड बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और आईसी वो कन्वेक्स होगा ओरिजिन की तरफ। तो यहाँ पर एप्पल दिया हुआ है, यहाँ पर ऑरेंज दिया हुआ है, यहाँ पर बजट लाइन है और बजट लाइन पे दे सकते हैं। देखो वैसे तो इसके ऊपर ये एक पहला इंडिफरेंस करो, ये दूसरा इंडिफरेंस करो, ये तीसरा इंडिफरेंस करो, अलग अलग इंडिफरेंस करो है, बट दे सकते हैं कि ये ए पॉइंट बजट लाइन को टच करता है सी और डी पॉइंट पर, बट ये जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा क्योंकि उसका सेटिस्फैक्शन टू लेवल पे ज्यादा है इससे। और यहाँ इस लेवल पे दे सकते हैं कि ए और बी को टेंजेंट करते हुए भी जा रहा है, ये दूसरा इंडिफरेंस करो, और ई पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा गया है। तो आप कह सकते हो कि हायर सेटिस्फैक्शन तो थर्ड पॉइंट पे होगा, थर्ड इंडिफरेंस करो में होगा, बट ये टच नहीं करता हुआ बजट लाइन को टच करना जरूरी है, इसमें ये कंडीशन थी, तो इसको टच नहीं करता हुआ जा रहा, तो इसलिए इसे मैक्सिमम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेटिस्फैक्शन ई पॉइंट पर होगा। तो इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कमोडिटी प्राइस ऑन इट्स क्वांटिटी डिमांड इज कॉल्ड द प्राइस इफेक्ट। मतलब क्या है कि जो इफेक्ट देखने को मिलता है ना कमोडिटी प्राइस में है, जो चेंज होता है और जिस प्रकार से डिमांड की जाती है, मतलब वही बात, अगर क्वांटिटी डिमांड और कमोडिटी प्राइस में जो इफेक्ट देखने को मिलेगा, अगर प्राइस ज्यादा हो रहा है तो प्राइस में इफेक्ट इंक्रीज की तरफ देखने को मिलता है, अगर प्राइस कम है तो प्राइस डिक्रीज देखने को मिलता है, तो इस प्राइस का प्राइस इफेक्ट देखने को मिलेगा। दिस इज ऑफ्टन सेपरेट इनटू टू कंपोनेंट, इसको दो कंपोनेंट्स के तौर पर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इनकम इफेक्ट के तौर पर हम दे सकते हैं, एक दे सकते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के तौर पर हम दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं प्राइस इफेक्ट की। प्राइस इफेक्ट में इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन दोनों का ऐड होता है। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू में इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और ये थ्री इफेक्ट हो गए इस तरीके से, एक तो इनकम इफेक्ट हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, एक प्राइस इफेक्ट हो गया। तो सबसे पहले इनकम इफेक्ट की बात करते हैं। इनकम इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन कंज्यूमर परचेज of the good as the result of change in his money income। मीन्स टू, अगर कंज्यूमर जो परचेज करता है, ठीक है, गुड्स को, और रिजल्ट इन चेंज इन मनी इनकम, अगर कंज्यूमर चेंज कर देता है अपनी गुड की खरीदता में मनी में इनकम में चेंज होने के कारण,
तो इनकम इफेक्ट इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स में क्या होगा दे सकते हैं। ऑप्शन क्या है, जैसे कि हमने मान लिया कि दोनों गुड्स क्या है, नॉर्मल गुड्स है, और प्राइस दोनों गुड्स का रिमेन कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। दे सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी बजट लाइन थी, ठीक है। अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप सी डी तक आप उन गुड्स को कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे, और यहाँ से ये दोनों पॉइंट को एक लाइन क्रॉस करती जाएगी जिसे इनकम कंजप्शंस करो कहेंगे। और ये आपका सेटिस्फेक्शन लेवल और इनकम जो कंजप्शन लेवल है वो E1 पर आ जाता है, जिसे इनकम कंजप्शन करो या इनकम के कारण इफेक्ट देखने को कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर आप जो है ना अपनी क्वांटिटी जो खरीदते हो, परचेज करते हो गुड की, उसमें चेंज कर देते हो कॉन्सिक्वेंस ऑफ द चेंज इन द रिलेटिव प्राइस। मतलब आप किसी गुड्स को खरीदने के लिए आप दूसरी गुड्स के प्राइस को देखकर आप उस गुड्स के प्राइस में चेंज करते हो, चाहे उस गुड्स को खरीद ज्यादा बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। तो इस तरीके के इफेक्ट को इसमें रियल इनकम इसमें जो है रिमेनिंग कांस्टेंट बताई गई है। तो टू कंसेप्ट दिए हुए हमारे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, एक तो हिक्स और एलन का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा सलस्की का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग कर्व है, इसके का एनालाइज करेंगे हम। तो देख सकते हैं हम, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब एक्स गुड्स का जो प्राइस है वो गिर रहा होता है हिक्स के अकॉर्डिंग, तो किस तरीके का शेप बनता हुआ हमें दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जैसे कि हमारे पास ये ए एंड बी, सबसे पहले हम एक बजट लाइन बनाएंगे ए और बी, उसके बाद दूसरी बजट लाइन बनेगी इसके, क्योंकि जब प्राइस अगर कम है तो एक्स गुड को हम ज़्यादा खरीदेंगे, हमारे लिए इसके लिए बजट ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या है कि हमारा बजट ये ए बी से ए सी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ए सी के पैरेलल हम एक लाइन बनाएंगे, बिल्कुल इसके स्ट्रिक्ट लाइन में, ये ए सी के पैरेलल लाइन ही डी एफ, डी एफ बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन बनाई जा रही है, और इस तरीके से ये डी एफ पॉइंट बन गया है। अब देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इंडिफरेंस करो की बात करें तो सबसे पहला इंडिफरेंस करो ये बनता है हमारे पास, ठीक है, इतना ये पहला इंडिफरेंस करो बनता है, और ये हमारे पास दूसरा इंडिफरेंस करो बनता है E2 E1। और अब जब हम पैरेलल लाइन खींच देते हैं AC के, तो इस तरीके से जो शिफ्ट E से E2 की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, ये E2 की तरफ शिफ्ट इस तरीके से हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या हुआ प्राइस के कारण, प्राइस के कारण क्या हुआ कि जो इंडिफरेंस करो था वो शिफ्ट होकर E2 पर आ गया। और यहां पर हम दे सकते हैं कि यहाँ पर दे सकते हैं हम कि पीई पी पी यहाँ पर क्वांटिटी क्यू है, और यहाँ पर क्वांटिटी हम ज्यादा ले रहे दे सकते हैं Q1 तक। तो इस तरीके का शिफ्ट देखने को मिलता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जिसे कहते हैं, ये हमारा प्राइस के कारण शिफ्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या किस प्रकार से वही लाइन हम बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास बनेगी बजट लाइन, अब की बार बजट लाइन हमारे पास ए बी, ये हमारे पास बजट लाइन है, ठीक है। अब दूसरी इसके बजट लाइन, अब की बार प्राइस क्या हुआ, एक्स गुड्स का राइज हो गया है, तो एक्स गुड का प्राइस राइज हो गया है, तो यहाँ से ये बनेगा बिल्कुल करो इस तरीके से ए सी तक शिफ्ट हो गया। अब देख सकते हैं कि ए सी के पैरेलल एक लाइन बनाई जाएगी बिल्कुल इसके, तो ये इसके पैरेलल लाइन बना दी गई है, जिसे हम डी एफ, ये हम पैरेलल लाइन बना दी, डी एफ लाइन बनाई है, जिसे हम पैरेलल इसके कहेंगे। तो इस तरीके से पहला जो इंडिफरेंस करो था वो कौन सा बना था आपके पास, तो सबसे पहला इंडिफरेंस करो हमारे पास ये था, ठीक है। इसके बाद इंडिफरेंस करो ये बना
और इसके बाद जब प्राइस राइज हो रहा है एक्स गुड का, तो इंडिफरेंस करो शिफ्ट होकर E2 तक आ गया। E2 पर हमारे पास हम क्वांटिटी इतनी ले रहे हैं, यहाँ पर क्वांटिटी कम की जा रही है, और ई पे क्वांटिटी क्यू थी, मतलब क्वांटिटी में कम देखने को मिलता है। मीन्स टू ई से E2 की तरफ शिफ्ट हो गया और क्यू से Q1 की तरफ शिफ्ट हो गया। ये सेल्स की इफेक्ट है जब राइज इन प्राइस होता है। ये प्राइस की बात करता है। और जब हम सेलेस्टी की बात करते हैं, जब वहां पर इनकम में इंक्रीज देखने को मिलता है, तो इनकम की बात की जाती है, रियल इनकम में जो शिफ्ट होगा उसका, उसके अनुसार इसकी जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उसमें देखने को मिलेगा। तो सेलेस्टी के अनुसार सबसे पहले बजट लाइन ये ए बी बन गई है। इस ए बी के बाद जो बजट लाइन दूसरी बनती है वो ये बनती है ए सी। शिफ्ट हो गया ना, इनकम बढ़ गई तो एक्स गुड्स को ज्यादा खरीद लेगा। इस तरीके से जब फॉल प्राइस होता है तो उसकी एक प्रकार से परचेजिंग पावर के तौर पर उसको देखा जाता है। तो उसी के हिसाब से एक बजट लाइन ये बनेगी, ये बजट लाइन बन जाएगी, ये इसके पैरेलल लाइन बनेगी, ये एसी बजट लाइन के पैरेलल लाइन बन जाएगी। तो सबसे पहला जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिफरेंस करो आपके पास ये था, फिर इंडिफरेंस करो आपके पास ये आया, और जब प्राइस आपको कम फॉल होते हुए दिखती है तो आप E2 पे शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरीके का शिफ्ट आप इसमें दे सकते हैं। पहले आप Y और क्वांटिटी Q तक खरीदते थे, अब क्वांटिटी Q1 कर दें तो क्वांटिटी आपने बढ़ा दी है, तो Q से Y से Y1 तक शिफ्ट गया और Q से Q1 तक शिफ्ट किया। इसी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बाय द सेलेस्टी के तौर पर हम देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं कि सेलेस्टी की जो अप्रोच है वो डिफर है, अलग है हिग्स की अप्रोच से कैसे। तो अप्रोच दे सकते हैं, जो हिग्स की अप्रोच थी उसमें सेटिस्फैक्शन या हम कहे तो यूटिलिटी की बात रखते थे। इसका मीनिंग था कि कंज्यूमर रिमेन इक्वली सेटिस्फाइड होता है जैसे बिफोर पहले होता था उसी के लेवल पर। सेलेस्टी के अनुसार परचेजिंग पावर इसमें मायने रखती है। कंज्यूमर कैन बाय खरीद सकता है सेम बंडल एज बिफोर, सेम बंडल उतने बंडल एज जैसे पहले बिफोर पहले खरीद सकता था। तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन को कांस्टेंट लिया गया है और इसमें परचेसिंग पावर को। तो अब प्राइस इफेक्ट की बात करते हैं। तो प्राइस इफेक्ट में क्या होता है, चेंज इन द कंजप्शन ऑफ द गुड्स when the price of either of the two goods change while the price of the other goods and the income of the consumption remains constant। मीन्स इसमें क्या कहा गया है देख सकते हैं। तो देखो क्या है, कह रखा है कि देखो आपका जो कंजप्शन करते हो, आप किसी भी गुड्स को खरीदते हो, तो उसमें चेंज कब आएगा, जब जो प्राइस है ना, मतलब कह रखा है कि दो गुड्स हैं, उन दो गुड में से किसी एक का प्राइस चेंज हो जाए तो आप उसकी गुड्स की मात्रा क्या करोगे। अगर उसका प्राइस फॉल गिर गया है, प्राइस कम है, तो मीन्स आप उसको ज्यादा खरीदोगे है। अगर प्राइस ज्यादा बढ़ गया है तो सीधी सी बात है आप उसको उसकी क्वांटिटी कम कर दोगे। इसमें बात ये भी रखी गई है जो आपकी इनकम है वो कांस्टेंट है, मतलब आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, तो इसको हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर दे सकते हैं हमारे पास ओ एक्सिस पे हमारे पास क्या है एक्स गुड, और ओ वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है वाई गुड्स है। ठीक है, सबसे पहला ए बी ये हमारा पहली बजट लाइन, ए सी ये हमारे पास दूसरी बजट लाइन, ए डी ये हमारे पास तीसरी बजट लाइन। बिकॉज क्योंकि जो एक्स गुड्स है उसका प्राइस कम है, गिर रहा है, फॉल है, कम प्राइस है, तो जैसे जैसे उसका प्राइस कम होता जाएगा हम उसकी मात्रा ज्यादा करते जाएंगे। और यहाँ पर दे सकते हैं पहला इंडिफरेंस करो, हमारे यहाँ पर ये था, अगर आपको किसी चीज का प्राइस कम चीज में आपको उसकी क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे इंक्रीज होता चला जाता है इन सभी के एक पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन जाती बिल्कुल स्ट्रेट, जिसे प्राइस इफेक्ट करो लाइन, प्राइस कंजप्शन करो लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम प्राइस इफेक्ट के तौर पर देखते हैं। ये तीनों तरीके के नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स, हम तीनों में हम प्राइस इफेक्ट को देख सकते हैं कि किस प्रकार से नॉर्मल गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो क्या होता है, इंफीरियर गुड्स का होता है तो गिफन गुड्स का क्या होता है। इस प्रकार से वी कैन डू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इस प्रकार से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का स्तर दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
इंडिफरेंस करो एनालाइज के साथ। अब बात करते हैं एंजल करो की। एंजल करो इस देखो ये सारे जो कंसेप्ट है वो इंडिफरेंस करो ऑर्डिनल कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हम इनके अलग अलग कंसेप्ट को भी देखते हैं। तो सबसे अर्नेस्ट एंजल जो 1821 से 1901 तक थे, ये एक जर्मन इकोनॉमिक्स थे और वाज फर्स्ट टू शो, इन्होंने पहले बार दिखाया रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अलग अलग इनकम के लेवल पर अलग अलग प्रकार कमोडिटी को परचेज किया जाता है बाय यूज टू इनकम कंजप्शन करो। जो अब ये किसके द्वारा शो होगा, इनकम कंजप्शन करो के द्वारा शो होगा। सो दिस करने करो इज नेम्ड, इस करो का नाम एंजल करो रखा गया। तो इनकम कंजप्शन करो और एंजल करो के बीच में क्या डिफरेंस है? जो इनकम कंजप्शन करो है ये दिखाता है चेंज कंजप्शन कंजप्शन ऑफ गुड एक्स और वाई की कंजप्शन में चेंज दिखाता है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की जो इनकम चेंज होती है उसके रिस्पेक्ट में। और जबकि एंजल करो सो दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर इनकम एंड हिज कंजप्शन ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी, किसी विशेष कमोडिटी की कंजप्शन की मात्रा में चेंज देखने को मिलता है। तो वो जैसे कि आपकी इनकम चेंज हो रही है, चेंज हो गई है, तो आप किस स्पेसिफिक कमोडिटी की मात्रा ज्यादा खरीदोगे, तो वो चीज को एंजल करो दिखाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर एप्पल दिखाया है, यहाँ पर ऑरेंज है, ठीक है। यहाँ पर ओ एक्स पे एप्पल है, ओ वाई पे हमारे पास ऑरेंज है। ये अलग अलग हमारे पास बजट लाइन बनाई हुई है, इन बजट लाइन के ऊपर इंडिफरेंस करो है और आपको पता है कि आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, कंजप्शन ज्यादा करते चले जाओगे और आपका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर इनकम कंजप्शन करो के द्वारा इस चीज को दिखाया है। इन्हीं के रिलेशनशिप से हम एक स्पेसिफिक गुड एप्पल के बारे में जानते हैं कि हम एप्पल की मात्रा में किस प्रकार चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर इनकम हमारी इनकम में जो चेंज हो रहा है स्पेसिफिक हम एप्पल की मात्रा में किस प्रकार चेंज कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का जो करो बनता है उसे एंजल करो कहते हैं। जैसे कि एप्पल का प्राइस 1 रुपीज है, ऑरेंज का प्राइस 0.5 रुपीज है। जब इनकम क्या हो फोर देन क्या 3 ऑरेंज 2 एप्पल को ले सकते हैं। ऑन एज दिखाया गया है जैसे कि पॉइंट ई के द्वारा। ऑन इनकम कंजप्शन करो पे लाइक विच अदर आल्सो, पॉइंट ए वहां पर इनकम 4 है, एप्पल 3 खरीद रहे हो आप, लाइक विच जैसे कि अदर। तो बाय ज्वाइनिंग करते हैं हम ए बी सी तो हमें मिलता है एंजल करो। तो इस प्रकार से हम ए बी सी को कलेक्ट करते हैं कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम जब इनकम 4 होती है तो 3 एप्पल खरीदते हैं, इनकम 6 होती है तो हम 4 एप्पल खरीदते हैं। अगर इनकम हमारे पास 8 होती है तो हम 5 एप्पल खरीदते हैं। इस प्रकार से अलग अलग है। तो ये एबीसी पॉइंट को ज्वाइन करके हम एंजल करो बनते हैं, जिसे एंजल करो कहते हैं। ये दिखाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ एप्पल परचेज की एक डिफरेंट लेवल ऑफ मनी इनकम पर। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? दिस करो वार इंपॉर्टेंट है फॉर अप्लाइड स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर एंड फॉर द स्टडी ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर पैटर्न को समझाने के लिए। तो अब बात करते हैं हम कंपैरिजन बिटवीन यूटिलिटी एनालाइज और इंडिफरेंस करो एनालाइज के बीच का कंपैरिजन। सबसे पहले सिमिलरिटीज क्या देखने को मिलती है? तो सब्जेक्टिव जो टोटल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ए गुड इज ए समीशन ऑफ द यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। मतलब जो टोटल यूटिलिटीज है वो आपके अलग अलग जो भी यूटिलिटीज है उन सभी का ऐड है, उसे टोटल यूटिलिटी कहेंगे। लाइकवाइज इसी प्रकार से अंडर आईसी एनालाइज में जो टोटल यूटिलिटी है ड्राइव्ड होती है फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जो डिपेंड करती है अपॉन द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ गुड्स पे। मीन्स आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो फंक्शन है आपकी हर एक उस यूनिट से जो मिलने वाला कंजप्शन है उसका। इस प्रकार ये बहुत कंसेप्ट है वो यूटिलिटी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर, बहुत दोनों में कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस एनालाइज में कंज्यूमर चाहता है पहुंचना हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस करो पर, और यूटिलिटी एनालाइज में कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंडीशन क्या होती है यूटिलिटी एनालाइज में? मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स
बराबर होता है हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई, या हम कह सकते हैं कि जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई, ये बराबर होते हैं, ये दोनों करके देख सकते हैं हम। तो इंडिफरेंस करो एनालाइज में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस एक्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस वाई, इस प्रकार से देख सकते हैं। और मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टेंडेंसी क्या है डायमेंसिंग मार्जिन यूटिलिटी की, तो इन यूटिलिटी एनालाइज में एम यू हैज ए टेंडेंसी टू डैमेज, तो ये डैमेज ये नीचे की तरफ चलती चली जाती है। आईसी करो में भी जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसमें भी डायमेंसिंग की स्थिति देखने को मिलती है। तो इंडिफरेंस करो को सुपीरियरिटी क्यों मिली है फिर, तो इंडिफरेंस करो एनालाइज करता है मोर रियलिस्टिक। यूटिलिटी एनालाइज में कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, आईसी एनालाइज में ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑर्डिनल मेजरमेंट इज द मोर रियलिस्टिक मेजर है ऑफ यूटिलिटी का, फ्री फ्रॉम द एजप्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। जो यूटिलिटी एनालाइज है उसमें कंप्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट्स कैन नॉट बी स्टडी, ये स्टडी नहीं किए जाते, जबकि इंडिफरेंस करो में फ्री होता है इस एजप्शन से। ये एमयू ऑफ मनी मतलब यूटिलिटी एनालाइज में जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी है उसको कांस्टेंट माना गया है। मतलब आप कहते हो ना कि रिच के पास मनी और प्योर के पास मनी है तो उसका सेटिस्फेक्शन सेम होगा, ये यूटिलिटी एनालाइज में की गई है। लेकिन इंडिफरेंस करो में ये इस एजप्शन से भी फ्री है, इसमें अलग अलग मायने हो सकते हैं। सेपरेशन ऑफ द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यूटिलिटी एनालाइज में जो प्राइस इफेक्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इंडिफरेंस इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब इससे अलग नहीं है, इसमें ये सेपरेट अलग है। आईसी एनालाइज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन है थ्योरी ऑफ डिमांड की। तो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से यूटिलिटी एनालाइज सेपरेट नहीं है, जबकि आईसी एनालाइज में सेपरेट देखने को या अलग कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो गिफन पैराडॉक्स में क्या है, यूटिलिटी एनालाइज में फेल है एक्सप्लेन करने में, गिफन पैराडॉक्स की बात बताने में एक्सप्लेन है। अकॉर्डिंग टू आईसी एनालाइज के अनुसार ड्यू टू चेंज इन द प्राइस में चेंज होने के कारण जो गिफन गुड्स है नेगेटिव इनकम इफेक्ट बिकम मोर पावरफुल है देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। तो एस्टिमेशन ऑफ वेलफेयर क्या है, आईसी एनालाइज में ये इफेक्ट चेंज होता है प्राइस और वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर कैन बी सर्टिनेट की जाती है। प्राइस चेंज में कंज्यूमर मूव करता है हायर आईसी की तरफ, और हिक्स आर अटेम्प्ट किया टू मेजर कंज्यूमर सरप्लस इन मोर साइंटिफिक तरीके से। रियलिस्टिक फाउंडेशन क्या है, यूटिलिटी एनालाइज में ये अनरियलिस्टिक एजप्शन पर बेस्ड है, आईसी एनालाइज में ये रियलिस्टिक एजप्शन के ऊपर बेस्ड है। तो इंडिफरेंस करो एनालाइज की क्या क्रिटिसिज्म है, अगर सुपीरियरिटी है तो इसमें कुछ कमियां नहीं है, नहीं इसमें कमियां मौजूद होती है। तो सबसे पहले मौजूद है अनरियलिस्टिक एजप्शन, जैसे कंज्यूमर हैज कंप्लीट नॉलेज ऑफ रिलेटिव प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट गुड्स बट द कंज्यूमर इज नॉट ए कंप्यूटर, मतलब कहता है कि कंज्यूमर को कंप्लीट नॉलेज है रिलेटिव डिफरेंट गुड्स के लिए, परंतु ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर पूरा कंप्यूटर है, नहीं ऐसी नॉलेज इतनी भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स एनालाइज रिस्ट्रिक्टेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स, इसमें दो गुड्स की जो कॉम्बिनेशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। मोर देन टू गुड्स इसमें जो जरूरत होती है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टेक्निक की इसमें जरूरत होती है। तो इमेजिनरी एंड डिफरेंस करो एनालाइज इज नॉट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द रियल लाइफ के ऊपर ये बेस्ड नहीं होता, बेस्ड होता है इमेजिनरी सेट ऑफ द कॉम्बिनेशन डिफरेंट गुड की, उसके ऊपर बेस्ड होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वॉल्विंग इस मैनी टाइम, बहुत सी टाइम में कंज्यूमर चूज करता है ऐसी कॉम्बिनेशन एज इन्वॉल्व जिसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी रहती है। आईसी एनालाइज करता है डज नॉट स्टडी सच लाइक कॉम्बिनेशन, इस तरह की कॉम्बिनेशन का एनालाइज नहीं करता। इंट्रोस्पेक्टिव आईसी एनालाइज इज आल्सो कंसर्न्ड विद मेंटल एक्टिविटीज ऑफ द मैन, मींस मतलब वो आदमी सोचता है ना कि किस प्रकार से मेरा सेटिस्फेक्शन किस चीज में ज्यादा किस को लेने में होगा, उसका टेस्ट अलग अलग हो सकता है। तो वो एक इंट्रोस्पेक्टिव है, उसके अंदर मेंटल एक्टिविटीज पर ही डिपेंड है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इट बिकम एसेंशियल है नो जानने के लिए इसका मेंटल फंक्शनिंग रिगार्डिंग चॉइस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो क्रिटिसिज्म बेसिस ऑन द डिफरेंस, मतलब जैसे कि आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्रिटिसाइज किया था, जैसे कि आप देख सकते हो कि ए बी, यहाँ पर आप कहते हो कि ए और बी बराबर है, बट बी और सी भी बराबर आप ये भी कह रहे हो, लेकिन ए और बी की तुलना में बी और सी तो देखो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, और ए की तुलना में देखें तो और भी डिस्टेंस ज्यादा है। तो मीन्स आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से आप ऐसा नहीं कह सकते। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि ये सभी पॉइंट यूटिलिटी से तरह के सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करेंगे। कन्वेंशन
कोटोसियंस ने रियल लाइफ में इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं होता कि सभी गुड्स शुड डायमेंसिंग हो। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई सभी नहीं होता कि वो डायमेंसिंग की तरफ ही जाए। ओल्ड वाइन इज न्यू बोतल। प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा था कि यूटिलिटी एनालाइज में 1 2 3 इस प्रकार से कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ली जाती है। इसमें यूटिलिटी डायमेंसिंग की बात की है। इंडिफरेंस करो में फर्स्ट मैं इसको देता हूँ, सेकंड इसको देता हूँ, थर्ड देता हूँ। इस प्रकार मार्जिन यूटिलिटी सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई का डायमेंसिंग की तरह देखने को मिलता है। इस प्रकार से क्या अब कंसेप्ट तो वही है, बस लेकिन एक नए कंसेप्ट के तौर पर इसको दिखाया गया है। आईसी एनालाइज को क्रिटिसिज्म, इनविटेबिलिटी मतलब जो अनिवार्य है, इसमें बताया गया कि डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसमें अनिवार्य है। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि जो डायमेंसिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई कैन नॉट बी एक्सप्लेन नहीं किया जाता विदाउट रेफरेंस, बिना रेफरेंस लिए डायमेंसिंग मार्जिनल, मतलब इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया है कि जरूरी नहीं, ऐसी स्थिति अनिवार्य नहीं है कि डीएमयू होना ही होगा। तो इसमें ये चीज पक्की बताया। लाफेबल कॉम्बिनेशन, कई बार ऐसे ऐसे कंडीशन कंसिडर हो जाता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन दो गुण इस तरीके से दिए जाते हैं कि वो फनी के पात्र बन जाते हैं। जैसे कि आप 10 शर्ट प्लस 2 पेयर ऑफ शूज लेते हो, कहते हो कि ठीक है ये तो कॉम्बिनेशन सही दिख रहा है कि आपके पास 10 शर्ट है और 2 जोड़ी जूते हैं। लेकिन आप कहते हो कि मेरे पास 2 शर्ट है और 10 पेयर ऑफ शूज है, मतलब आपके पास शूज तो आपके 2 शूज में भी काम चल जाएगा लेकिन शर्ट आपके पास यहाँ पर कम है। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन क्या है, लाफेबल है। अनलिस्टिक एजप्शन ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी, कंज्यूमर आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड होता है बेट कस्टम्स एडवर्टाइजमेंट डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट फैशन अट्रैक्शन, इस चीज को इन्होंने इग्नोर किया गया है। प्रैक्टिकल मॉरिस ने बेस्ड है जब अनलिस्टिक एजप्शन के ऊपर। गुड आर होमोजीनियस, गुड्स क्या होते हैं, एक समान के होते हैं। बट इन्हें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देख सकते हैं, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में देख सकते हैं गुड क्या है, होमोजीनियस नहीं होते, वो हेटेरोजेनियस जैसे भी देखने को मिलते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है, आल्सो नोन नाम से इंडिफरेंस करो थ्योरी के तौर पर देखते हैं, इसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि कंज्यूमर का एम होता है कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करे बाय चूज करके बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जिसमें रैंक और ऑर्डर प्रेफरेंस इसमें शामिल है गुड के साथ। तो एक लिमिटेड इनकम और गिवन प्राइस के स्तर पर इसको देखा जाता है विदाउट मेजरिंग यूटिलिटी इन एब्सोल्यूट नंबर्स के तौर पर। और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई प्राइस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस वाई दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।